स्पीड से अगर 4 साल 2 महीने कंटिन्यू चले तब जाके हम लोग सेकंड नियरेस्ट स्टार के पास पहुंच पाएंगे, जो कि है प्रोक्सिमा सेंटोरी, यानी उसी के इर्द गिर्द हमारा सोलर सिस्टम है। तो आइए अगर हम लोग सोलर सिस्टम को नजदीक से देखें, उससे देखने से पहले अगर हम लोग सूर्य को नजदीक से देखें तो कैसा लगेगा, आइए नजदीक से सूर्य को देखते हैं, है ना। तो देखिए आग का धधकता हुआ गोला आप सभी के सामने, अगर सच में इतना नजदीक हम लोग सूर्य के सामने जाए तो मजा ही आ जाएगा ना। जा ही नहीं पाएंगे। तो देखिए कोई बात नहीं, जो गैसियस बाहर गैसियस लेयर होता है, सन का बाहरी गैसियस लेयर जिसका नाम कोरोना होता है, और जिसका तापमान की बात करूं तो कहा जाता है लाखों डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होती है, जो कि हम लोग के सहने युक्त नहीं होती है, ठीक है ना। इसके सामने जो भी आएगा पिघल जाएगा भाई। आज तक सैटेलाइट भी नहीं पहुंच पाया है क्या। तो देखिए चमकता धमकता हुआ पार्ट भी दिख रहा होगा, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग कीजिए, सब कीजिए, फ्लैश लाइट और आपस में बात नहीं कीजिए, बस ये सब यहाँ चलेगा, ठीक है ना। सब आप फोन को साइलेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम गधा है, हमें नहीं किया। चलिए मस्ती था। तो कोरोना क्या होता है, जो बाहर गैसियस लेयर होता है जिसका तापमान बोली लाखों डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होती है, जो कि हम लोग के सहने युक्त बिल्कुल नहीं होता है। और जहां चमकता धमकता पार्ट देख रहे हैं वहां से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। एक्चुअली आप लोग फ्यूजन और फ्यूजन नाम का रिएक्शन जानते होंगे, जब हाइड्रोजन दो हीलियम एटम में टूटता है, फिर से मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, हीलियम एटम दो हाइड्रोजन एटम टूटता है, फिर दो हाइड्रोजन फिर से हीलियम एटम बनता है। ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन चलते रहता है, और इस दौरान ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है, जिसका आंसर सन को कहते हैं द फायर बॉल, मीन्स आग का गोला के नाम से जानते हैं। इतना इसका सन का वही। अगर एक्सरे शीट से देखा जाए सूर्य को तो हमें सूर्य दिखेगा कैसे, ये देख रहे हैं आप लोग एक्सरे शीट से, और चमकता धमकता पार्ट देखे वहां से सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, यानी वहां तेजी से रिएक्शन हो रहा है। और ये आप सभी को लगता होगा ये स्फीयर और सॉलिड बॉडी है, तो बिल्कुल नहीं, ये सॉलिड बॉडी नहीं है, ये लिक्विड है, लिक्विड और गैस का ये मिक्सर है ना। सन ठोस नहीं है। चलिए आपके सामने सोलर सिस्टम को दिखाता हूँ। सूर्य के कंपैरिजन में हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं आप देख सकते हैं कितने छोटे और कितने बड़े हैं। तो आप सभी को 4 इनर प्लैनेट और 4 आउटर प्लैनेट नजर आ रहे होंगे, और जितने भी आउटर प्लैनेट है सब बड़े बड़े हैं ना, बिल्कुल। तो आप लोग को लग रहा होगा पृथ्वी इतना छोटा है, तो पूरा सूर्य की तुलना कीजिए तो पृथ्वी कितना छोटा होगा। तो वही लाखों से ज्यादा पृथ्वी आराम से सूर्य में समा सकती है, इतना बड़ा हम लोग का सूर्य होता है ना। ये कंपैरिजन फोटो है, आप देख सकते हैं कितना छोटा और कितना बड़ा। ओके मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्लैनेट्स नेम याद होंगे, पहचान में लेंगे। तो चलिए सबसे पहला आप इसको पहचानने की कोशिश करिए और बताइए ये क्या है। चंद्रमा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने हिसाब से सही जवाब दिए होंगे, है ना। तो जोरदार ताली बनता है ना अपने हिसाब से। आप लोग मेरा आंसर सुनिए, अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से ये गलत बोले आप लोग, ये चांद है, नहीं है, ये बुध ग्रह है। ये यानी हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लेनेट है मर्क्यूरी। ओके तो आप लोग जो छोटे छोटे गड्ढे देख पा रहे हैं उसको क्रेटर के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि बहुत सारे मीटर आके टकराते हैं तो ऐसा फॉर्मेशन होता है। कहा जाता है कि इसके जो गड्ढे हैं करीबन 3 से 13 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा बड़े बड़े भी यहाँ पर गड्ढे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एटमोस्फेयर भी नहीं होता है, और यहाँ पर इसका मून भी नहीं होता है। तो एटमोस्फेयर नहीं होने का रीजन ये है कि सूर्य का फेस जिधर होता है उधर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिधर सूर्य का फेस नहीं होता है उधर तापमान निगेटिव में भी चला जाता है, यानी इतना वेरी करता है यहाँ पर टेम्परेचर का। आगे पहचानिए और बताइए ये क्या है। शुक्र। तो आप लोग के अनुसार से जो भी हो, लेकिन मेरे अनुसार से ये चांद है, पृथ्वी के उपग्रह, है ना। चलिए एक्चुअली समझने वाली बात ये है, जिस पार्ट को हम लोग लाइफ टाइम देखते हैं, अगर अर्थ पे हम लोग हैं लाइफ टाइम जिस पार्ट को देखते हैं सिर्फ इसी पार्ट को देखते हैं। शायद यही मेरे मन में ख्याल में था, जो कि मरकरी को देख के चांद बना दिए, है ना। इस जगह को मारिया के नाम से जानते हैं, जो चमकीला पार्ट होता है जिसको देख कर जनरली शुक्र वेनस पे चल गए। इसको चांद का ये चमकीला फलक भी होता है जो आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग लूनर हाईलैंड के नाम से जानते हैं। इसको पूरा देखने के लिए हमें स्पेस में जाना पड़ जाएगा, तो ऐसा संभव तो नहीं है स्पेस में जाना, लेकिन साइंस सेंटर आके साइंस हेमिस्फीयर में ये चीज देख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ये बात हुआ इसका। अब इसको पहचानिए और आप सभी बताइए है क्या। अच्छा कितने लोग वेनस बोल रहे हैं और कितने लोग मंगल बोल रहे हैं। ऑडियंस इधर क्या बोलते हैं आप लोग? मंगल। और आप लोग? पलट जाते हैं यार, नीतीश कुमार जैसे पलटो रहा सब। चलिए देखिए कोई बात नहीं, आप सभी गलत है, ये शुक्र ग्रह।
कंफ्यूजन हो रहा है। अब कहिए हम भी पलट गए, तो नहीं भाई, सच में शुक्र ग्रह है, ठीक है, जिसको हम लोग सुबह का तारा, शाम के तारा और पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अप्रोक्स कहा जाता है, इसके एटमॉस्फेयर में करीबन 90% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है ना, जिसका आंसर इसका सरफेस टेम्परेचर का बात किया जाए तो यहाँ पर 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर किया गया है, जहाँ रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बनाता है यहाँ पर। और ये हमारे सबसे प्लेनेट में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट के रूप में भी ये जाना जाता है। और इसको सुबह का तारा, शाम का तारा इसलिए क्योंकि आप लोग व्हाइट व्हाइट पैचेस जो देख पा रहे हैं, एक्चुअली वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। जब इस पे सूर्य का लाइट पड़ती है तो ये हमें सुबह में और शाम में चमकता हुआ दिखता है, जिसका आंसर इसको सुबह का तारा और शाम के तारा के नाम से। आप सभी देख रहे हैं कौन सा ग्रह? हाँ, अब इसको तो आंख बंद करके बताइए आप सभी। सब आंख खोले हुए है ना, बिल्कुल, ये हमारे सुंदर से प्यारे से पृथ्वी, जिसको ब्लू प्लैनेट, ब्लू मार्बल के नाम से जानते हैं। और यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी का अस्तित्व है, पानी मिलता है, और यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन और रिसोर्सेज होने के साथ साथ हमारा लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो चुका है, हो पाया है, जो कि अभी तक हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी हैं, तो आप लोग मैप वर्क किए होंगे, तो वहाँ पर आप लोग कलर का इस्तेमाल जरूर किए होंगे। तो आप सभी को मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। जो आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर, वो एक्चुअली पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और आप लोग व्हाइट कलर देख रहे हैं, या तो बादल या फिर ग्लेशियर को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाइट कलर का यूज करते हैं। ब्राउन कलर जहाँ पठारी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र में जमीन हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भूरा रंग का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पीले रंग देख रहे हैं, वहाँ पर मरुस्थल, रेगिस्तान या फिर बालुई इलाका है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। और कोई कलर दिख रहा है? हरा रंग, हाँ, हरा रंग है हमारी हरियाली की पहचान। आप सभी जानते हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, जहाँ पर जंगल है बहुत बड़ा, वहां पर हम लोग ग्रीन रंग से दर्शाते हैं। इतने कलर से बना है हमारा अर्थ, बिल्कुल। और आप लोग एक ताजुब बात बता दो, ये तथ्य है कि हम लोग पृथ्वी का मात्र 1% भूमि यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% जीने मतलब रहने लायक भूमि का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और उतना ही में कहते हैं कि जमीन के लिए लड़ाई करते हैं। एक्चुअली हम लोग 1% यूज कर पा रहे हैं अपने भूमि रहने के लिए, बाकी अभी तक हम लोग वो सक्षम नहीं हो पाए हैं कि और भी ज्यादा रहने युक्त जगह खोज पाए। आज हम लोग माउंटेन पर रहना नहीं सीखे हैं, है ना। आज हम लोग रेगिस्तान में कैसे सर्वाइव करें वो सब नहीं सीखे हैं, लेकिन आज हम लोग जानते हैं चांद पे कैसे जा सकते हैं और बाकी ग्रह को खोज कैसे सकते हैं, ठीक है। ये बात रहा पृथ्वी का, जो कि मैंने बताया था। तो आगे बढ़ते और इसको पहचानिए और बताइए ये है क्या। वेरी गुड, आप सही पकड़ के लिए, लाल ग्रह यानी मंगल। तो देखिए, इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसके फेरिक ऑक्साइड, इसके सरफेस से फेरिक ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा मिलता है, जिसका आंसर हमें चाहे पृथ्वी पर बैठ के टेलीस्कोप से देखे या फिर अभी हम लोग एस्ट्रोनॉट बने हुए हैं ना, सभी ग्रह को इतना नजदीक से देख रहे हैं भाई, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल लाल ही दिख रहा है, इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसके पास अपना 2 सैटेलाइट होता है, मून होते हैं, है ना, फोगस और ट्यूगस नाम का, है ना, वही। और नेक्स्ट, आप सभी माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हो, जो कि आप लोगों को लग रहा होगा उससे बड़ा कोई माउंटेन नहीं है। तो मैं एक बात बता दूं, उससे बड़ा एक बड़ा माउंटेन है, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से 2.5 टाइम्स बड़ा है। वो हमारे ही सोलर सिस्टम के मार्स पे मिलता है, जो कि आपके उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, उसका नाम माउंट ओलंपस है। जिसका लंबाई की बात करूँ तो करीबन 21 किलोमीटर लंबा है, 21 किलोमीटर लंबा है, जो कि हमारा माउंट एवरेस्ट करीबन 8.5 किलोमीटर। हाँ भाई, 8,848 मीटर, हाँ मीटर सर, नहीं तो किलोमीटर समझ लेगा तब तो फिर अंतरिक्ष में देख सकते हैं इसको। तो आप लोग ये स्क्रेचेस देख पा रहे होंगे, तो कह रहे होंगे कि ये स्क्रेचेस बना कैसे। एक्चुअली कभी न कभी हमारे मंगल पर पानी का अस्तित्व था, जो अब ग्लेशियर में बदल गया है। तो आप लोग जरूर, बच्चे लोग यहाँ साइंटिस्ट बने, पता लगा कि पानी को मतलब कि इसको कैसे पिघलाया जाए और आर्टिफिशियल एटमोस्फेयर लाया जाए, तब जाके हम लोग घर पे कहें कि हम लोग मंगल से घूम के आ रहे हैं। नहीं तो आज जाके क्या बोलेंगे, साइंस सेंटर से घूम के आए, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं अगला ग्रह, जो कि इसको द हैवी मतलब बहुत ज्यादा सबसे बड़ा है हमारे सोलर सिस्टम में। अब आप लोग को लग रहा होगा कितना बड़ा, है ना। तो कहा जाता है हमारे पृथ्वी इसके अंदर 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती है, 1300 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है ना। जिस कारण से इसको बनाया जाता है सबसे बड़ा ग्रह है। और आप लोग आंख लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जुपिटर के अंदर, तो ध्यान से देखिए, इसको द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं, जो कि हजारों सालों से चलता आ रहा है। एक चक्रवात है जो हवा और धूलकण बादलों से ये बना है, ठीक है ना। अब बादल बोल दिए, अब तो गलत बोल दिए हम, यहाँ बादल कैसे आ सकता है। ये सब पूरा गैसियस प्लेनेट है। अभी आपको जो 4 आउटर प्लेनेट मिलेंगे, सभी गैसियस प्लेनेट मिलेंगे।
अब ये छोटा सा ये चक्रवात घूमता हुआ ये भी हमारे 3 पृथ्वी के साइज के बराबर है। इसके अंदर आराम से 3 पृथ्वी समा सकती है। अच्छा हमारे पृथ्वी पर डे नाइट कितना घंटे, 24 घंटे की होती है ना, लेकिन इसके अंदर मात्र 10 घंटे में कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, यानी 5 घंटे में दिन और 5 घंटे में रात। बताइए, यहाँ रहते तो हम लोग तुरंत रात दिन है ना सो ही नहीं पाते बढ़िया से। 10 घंटा तो हम लोग सोते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सैलरी सही बात बोले सर, लेकिन जुपिटर तो गैसियस है। आगे जो आप लोग देख रहे हैं ये निम्बू नहीं सैटर्न है, यानी शनि ग्रह। अब कहिएगा सर कि ये सैटर्न है, कैसे विश्वास करें, जो कि रिंग जो है इसी के ऊपर प्लॉटेड, जो मेरा प्रोजेक्शन सिस्टम है ना 2D है, जिसके अंदर से बाहर रिंग नहीं दिखा सकते हैं। इसकी मून की बात करूं, इसके पास 146 मून होता है, और जुपिटर इसे पहले देखे उसके पास 95 मून होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और उससे पहले और किसका देखे थे, मार्स देखे थे, उसका तो 2 मून बता दिया। उसके बाद पृथ्वी हमारे देखे, उसके पास 1 ही मून है। उससे पहले वेनस देखे थे, उसके पास कोई मून नहीं होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं सैटर्न, इसका लो डेंसिटी वाला प्लेनेट कहा जाता है। अगर ऐसा कभी संभव हुआ इसको पानी के ऊपर रखा जाए तो ये पानी के ऊपर तैरना चालू कर देगा। ये ऐसा प्लेनेट है जिसका नाम शनि ग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं अरुण ग्रह। ये फेंट ब्लू कलर का इसलिए दिख रहा है, ये इसके एटमॉस्फेयर में हीलियम गैस बहुत ज्यादा मिलता है, इस पे स्लाइटली सूर्य का लाइट भी पड़ता है, तो ये हमें फेंट ब्लू कलर का चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। ये हुआ हम लोग का यूरेनस, अरुण ग्रह। आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं अभी तक का हमारा लास्ट प्लैनेट जो कि है नेपच्यून, यानी वरुण ग्रह। कुछ ऐसा दिखता है जिसको हम लोग आईसीएस जैन के नाम से जानते हैं, यानी बर्फ के दानों के नाम से जानते हैं, क्योंकि अब तक सूर्य का लाइट पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये हम लोग का, अगर 2006 से पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते थे, आप लोग बोलते हैं 9 प्लैनेट है, तो प्लूटो भी रहता हम लोग का। आइए उस प्लूटो को देखते हैं कि वो प्लूटो हम लोग को कैसे दिखता है। 2006 के बाद इसको प्लैनेट के रूप में हटा दिया गया, प्लैनेट के रूप में नहीं पढ़ते, अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में नाम से जानते हैं, यानी बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए, अच्छा प्लैनेट उसी को कहेंगे ना जो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व तो करे, लेकिन अपने ऑर्बिट में करे, दूसरे के ऑर्बिट को कट न करे। लेकिन ये था बदमाश, है ना, ये नेपच्यून के ऑर्बिट को भी कट करके आ जाता था, जिस कारण से उस समय से इसको प्लेनेट के रूप में नहीं पढ़ा जाता है ना। हमको तो ये पता नहीं चला, साइंटिस्ट लोग 2006 से पहले सोए हुए थे क्या, इसको नहीं देख पाए। 2006 में ही पता चला, चलिए अच्छी बात है, जानकारी हम लोग को मिला। अभी तो बहुत ज्यादा रहस्य भरा पड़ा है। आप लोगों को पता है मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, 10⁻11 है ना, उतने स्टार्स है हमारे ये में। अब पूछे उसमें सूर्य कितने हैं, तो उसमें 10⁻11, अभी तक कोई तथ्य नहीं आया इतने हमारे सूर्य भी है मिल्की वे गैलेक्सी में, है ना, वही बात है। चलिए हम लोग बहुत ज्यादा सोलर सिस्टम के आउटर में आगे आते हैं, अपने पृथ्वी को जो देख पाते हैं रियल टाइम अर्थ के अनुसार। तो आप लोग पृथ्वी अगर 1200 फीट ऊपर जाएंगे ग्राउंड लेवल से, तो आपको पृथ्वी कुछ ऐसा नजर आएगा। आप कहीं चमकते हुए पार्ट में देख रहे हैं, यानी वहाँ थंडर स्टॉर्म हो रहा है भाई, बहुत चमक रहा है बिजली, है ना, देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। कहां पर अभी कौन 16 मार्च 2024 का डाटा देख रहे हैं आप लोग, फिर 17 मार्च 2024 का डाटा देख रहे हैं। उस समय हमारे पूरे वर्ल्ड पे कैसा बादल था, कैसा समूह था। अब अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो न्यूज के लास्ट में वेदर फोरकास्टिंग का रिपोर्ट भी दिखता है, उसमें ऐसा वॉलपेपर आप देख सकते हो, उसका भी ऐसा रहता है डेस्कटॉप, है ना ये बात। चलिए यहाँ से कुछ ऐसा करते हैं जो कभी नहीं देखा, आज यहाँ पर देखते हैं, और सच में पूरी तरह पृथ्वी पर से क्लाउड को गायब करते हैं। तो पृथ्वी दिखे कैसे, पूरा अर्थ दिखे कैसे, जब हम पूरी तरह अर्थ पर से क्लाउड गायब कर दें। तो देखिए, है ना, कभी देखे नहीं होंगे, आज देखिए यहाँ पर। वैसे हम लोग कहाँ हैं इसमें? सर अभी बादल गायब किए, हम लोग है ही नहीं यहाँ पे सर, क्योंकि पृथ्वी पर से बादल गायब कर दें तो हम लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा सर, है ना, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर नहीं है। हम लोग को भारत दिया है ना। बस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए एक और चीज करते हैं, पूरे पृथ्वी पर से पानी को गायब करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी हमें दिखे कैसे। अगर सच पृथ्वी पर से क्या गायब हो जाए, पानी गायब हो जाए, तो आइए देखते हैं कि वो पृथ्वी का नजारा कैसा होगा, जो हमें कभी लिविंग प्लैनेट कहलाते थे, कभी जीवनदायिनी कहलाते थे। आज देखिए कुछ ऐसा हाल होने के बाद भगवान को प्यार हो जाएंगे। देखिए बच्चा सोच रहा है क्रिकेट खेलने के लिए कितना मैदान हो गया। भाई बचोगे नहीं, क्रिकेट कैसे देखोगे? क्रिकेट कैसे खेलोगे, है ना, बिल्कुल। मतलब एक इमेजिनेशन कराया, एक दिखाया मैंने कि अगर ऐसा हो जाए तो समझिए पृथ्वी कैसी दिखेगी हम लोग की, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को दिखाते हैं डे एंड नाइट व्यू, यानी डे व्यू कैसा होता है और हमारे अर्थ पे, और नाइट व्यू कैसा होता है, क्योंकि दिन के समय चंद्रमा हुआ, रात के समय सूर्य भगवान आते हैं, है ना। उल्टा हो हाँ? गया। उल्टा बोल दिया, अच्छा अच्छा, बच्चे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब कहते हैं हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली जो डे एंड नाइट में डिवाइड करते हैं ना, उसको ग्रे लाइन या फिर टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं हम लोग। देख रहे होंगे जो सेपरेट कर रहा है लाइन, उसको टर्मिनेटर या फिर ग्रे लाइन नाम से जानते हैं। अब आइए पूरी तरह नाइट व्यू में देखते हैं हमारा अर्थ दिखता कैसा है, पूरा नाइट व्यू, पूरा वर्ल्ड में देखिए। और जहाँ जहाँ लाइट दे रहे हैं वहां समझिए आबादी है, वहां लोग रहते हैं। जहाँ लाइट नहीं है वहां समझिए रहने युक्त जगह नहीं हुआ, तभी तो नहीं है वहां पे। ताइए आपको इंडिया सभी जगह खोज रहे होंगे, इंडिया कब आएगा, अब सभी की जगह इंडिया आ गया। अब सब लोग चिल्ला रहे हैं ना भारत भारत। तो देखिए कह सकते दिवाली के रात में हमारा भारत ऐसे दिखता होगा। देखिए जब राकेश शर्मा हमारे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जब गए थे ऊपर, और जब इंदिरा गांधी से बात किए थे, एक लाइन बोले थे कि हमारा भारत कैसा दिख रहा है नाइट व्यू में, मतलब वहां से, तो कहते सारे जहां से अच्छा है, यानी सब जगह से अच्छा हमारा जो भारत है, दिन में भी वैसे दिखता है और रात में वैसे दिख रहा है ना। पूरा बॉर्डर आउटलाइन पता चल रहा है इसके। इसके देखिए नॉर्थ में खाली, वहां पर लाइट्स नहीं है, कहने का मतलब वहाँ माउंटेन रेंज है, पहाड़ है, ये सब जिस कारण से वहाँ लोग नहीं रहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हो, जो अफ्रीका देख रहे हैं आप सभी ध्यान से देखिए, यहाँ सहारा डिजर्ट मिलता है जिस कारण से नहीं रहते यहाँ पर लोग। और यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से 3 लाइन पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, इसी कॉन्टिनेंट से पास होती है। और ऊपर आप देख रहे होंगे यूरोप के कंट्रीज, ये छिपकली टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये यूरोप के कंट्रीज है जो कि नाइट व्यू में कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है। और देखिए ये साउथ अमेरिका हो गया, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, जो कि लाइट इंटेंसिटी आप लोग देख सकते हैं। आइए आप लोग जितना वर्ल्ड में जानते होंगे आप लोग देख लीजिए। वो मेरा भाई इतना पावर आ गया ना, पृथ्वी को हिला दे रहे है ना, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए और आप सभी बताइए ये येलो येलो चीज चलता फिरता है क्या? येलो येलो चीज चलता फिरता है क्या? चलिए आप लोग अपने हिसाब से सोच लिए, अब हम अपने हिसाब से बताऊं तो ये फ्लाइट के रूट है, ठीक है, एरोप्लेन्स के रूट है। चलिए आप लोग इंडिया में देखिए और थोड़ा सोच के देखिए, हमारा अभी भारत विकासशील है और आर्थिक स्थिति भी इसका है ना हाथी के चाल जैसा है ना। देख सकते हैं अगर अगर चलूं मैं यूरोप के कंट्रीज में तो वहाँ क्या हाल है आप लोग ध्यान से देखेंगे। एरोप्लेन का संख्या क्या है ना। तो आपस में सोच रहे हैं लड़ क्यों ना रहा है। जो एटीसी होता है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसे हमारे ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, वैसे एटीसी काम करता है बहुत हद तक, जो कि अभी तक आप लोग न्यूज क्या सपने में भी नहीं सोचेंगे फ्लाइट लड़ गया आपस में, है ना। बिल्कुल ये तो बात यूरोप को देख के कह दी अरे मैं यार, अगर अमेरिका को देखे तो यहाँ भी देख लीजिए क्या हाल है, क्योंकि ये सब डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, जिस कारण से देख सकते हैं ये लोग। आज हम लोग ये साधन जानते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज हर जगह जाना संभव हो पाया है ना आधुनिक युग में। उसका भी वीडियो मैं दिखाऊंगा लास्ट में, आप सभी देखिए। फ्लाइट्स आते जाते हैं, है ना। यहाँ तो एक बच्चा सोच रहा है कि गिट्टी ऊपर फेंके ना, किसी एक पे तो पक्का लग जाए, है ना। एक्चुअली मैं ही सोच रहा हूँ, क्या बच्चा को बदनाम कर रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं, जो आप लोग ग्रीन ग्रीन कलर देख रहे हैं, कहने का मतलब वो पेड़ पौधे हैं, जंगल है वहां पर। और जहाँ पर ग्रीन नहीं है समझिए वहां पर पेड़ पौधे नहीं है भाई, सिंपल। और क्या है ना। आगे बढ़ते हैं और इसमें दिखाते हैं कहीं कहीं लाइट ग्रीन हो रहा है, क्योंकि डीप ग्रीन हो रहा है। ये मौसम चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे पेड़ों की संख्या में अभी कमी और ज्यादा होते दिख रहा होगा आप सभी को, है ना। तो बिल्कुल देख रहे होंगे आप सभी, ग्रीनरी बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक जगह आप सभी को दिखाता हूँ, साउथ अमेरिका का पार्ट, क्योंकि वहां मिलता है अमेजन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जानते हैं, द लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। यही जो मौजूद है ग्रीनरी, अभी जो हम लोग चौथा पांचवा जो सांस ले रहे हैं ना, एक्चुअली ऑक्सीजन यहीं से आ रहा है। आज हमारे वायुमंडल में 20% से लेकर 21% जो भी मौजूद है ऑक्सीजन, रीजन है कि ये है हमारे पास। अगर ये सच में नहीं रहता, जिसे अभी बादल को गायब कर दिए, पानी को गायब कर दे, अगर इसको गायब कर दे तो हम लोग तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, आज हम लोग कितना फ्रीली कहीं भी आ रहे जा रहे हैं। अगर सच में ये नहीं रहता तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इधर उधर घूमने जाते। मम्मी 2 ही बात बोलती है, टिफिन ले लो, एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो, है ना। बिल्कुल ये सच में वरदान के रूप में हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। यहाँ पर कहा जाता है हजारों से ज्यादा रेप्टाइल स्पेसीज पाई जाती है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जो कि एक कार्निवोर के रूप में होते हैं। पेड़ पौधे भी मांसाहारी होते हैं, बिल्कुल।
तो ये बात रही इसका। और लास्ट में आप सभी को कहा कि हमारा भारत ही नहीं, हमारा पूरा वर्ल्ड कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, कैसे हमारा आधुनिक युग आया, कैसे आज हम लोग 3G से 4G और 4G से आज 5G की दुनिया में जी रहे हैं, ये सब कैसे चेंजेज हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद शो को समाप्त करते हैं। Since Earth was formed 4.6 billion years ago, change has been the one constant. Continents were formed and continuously rearranged, sometimes colliding, creating mountains, sometimes separating, creating new ocean basins. Sea level rose and fell by hundreds of feet in response to the retreat and advance of great continental ice sheets. Even the poles reversed. Coping with change has always been a key to survival. Throughout Earth's history, species have come and gone. And on at least 5 occasions, the majority disappeared precipitously. 65 million years ago, a large asteroid collided with Earth, causing the death of dinosaurs and much of the rest of life. The largest extinction occurred some 250 million years ago and is believed to have wiped out up to 95% of all life on Earth. That extinction was caused by a large and rapid increase of carbon dioxide in the atmosphere, driven perhaps by massive volcanic eruptions. Clearly, even before humans appeared 200,000 years ago, Earth was constantly changing. But something is different now. Humans changed the tempo. Particularly when we began to practice agriculture 12,000 years ago, and with the Industrial Revolution that started about 250 years ago. Since then, there has been no letting up, and many plants and animals can neither evolve nor adapt fast enough to keep up. Today, the rate of extinction is hundreds of times higher than at any time in the past several 100,000 years. Many scientists believe we are on the threshold of the 6th mass extinction, this one driven by humans. Extinction means more than the loss of species. We also lose the important functions these species play in maintaining healthy ecosystems. Loss of habitat is the primary cause, but invasive species, pollution, and other stressors all pile on to take their toll. Climate change looms on the horizon as a long-term threat. To date, most extinctions have been on land. As population continues to grow, we are turning to the ocean for more food, more energy, more minerals, and more pharmaceuticals to meet the needs of the growing population. Life in the ocean just